नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र रेडेकर। मेक मी लर्नर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स में से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डीसी मशीन्स। आज देखने वाले कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। तो दोस्तों देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन में इम्पोर्टेंट कौन कौन से पार्ट रहते, यानी अगर डीसी मशीन, पहले तो डीसी मशीन क्या ये समझना इम्पोर्टेंट है। डीसी मशीन में दो पार्ट आते हैं, एक तो डीसी मोटर, दूसरा आता है डीसी जनरेटर। जो पार्ट्स है ये सारे पार्ट्स सेम ही रहेंगे। वो अगर डीसी मोटर भी है या डीसी जनरेटर भी है तो दोनों के लिए पार्ट्स तो सेम ही रहेंगे। तो अपन पढ़ते समय क्या पढ़ेंगे, मशीन्स, डीसी मशीन पढ़ेंगे, उसमें डीसी मोटर का भी आएगा पार्ट, डीसी जनरेटर का भी आएगा। अगर ये पार्ट्स अगर पढ़ेंगे तो देखिए, पहले जो डीसी मशीन है अपना, उसके कंस्ट्रक्शन में अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेने पड़ेंगे तो कौन से लेंगे दोस्तों। पहला जो पॉइंट है वो है फील्ड सिस्टम, यानी जो इसके लिए फ्लक्स प्रोड्यूस करता है ये फील्ड सिस्टम आएगी। उसमें क्या क्या उसके बाद क्या आएगी, आर्मेचर सिस्टम। फील्ड हो गया, बाद में आर्मेचर हो गया, उसके बाद में आता है कम्यूटेटर। फील्ड हो गया, बाहर का जो पोर्शन है वो फील्ड है, अंदर का जो पोर्शन है वो आर्मेचर है, उसके बाद है कम्यूटेटर हो गया, और उसके बाद जो ऊपर दिख रहा है वो ब्रशेस है, और जो सबसे अंदर दिख रहा है वो क्या है, बेरिंग है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या हो गए, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। कौन सी भी डीसी मशीन आप अगर ले लेंगे तो उसमें ये पार्ट्स आपको दिख जाएंगे। तो इसमें फील्ड सिस्टम में क्या क्या आते हैं, देखो फील्ड सिस्टम में पहले तो आता है फील्ड कोर। इतना जो पोर्शन है, इतना पोर्शन है, ये आता है फील्ड कोर करके, फील्ड कोर। उसके बाद ये जो पोर्शन है ये आता है फील्ड, ये फील्ड कोर जो है उसको फील्ड पोल कोर बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा, फील्ड पोल कोर, क्योंकि इसको ये अपन पोल बोलते हैं, पोल। और ये जो आएगा ये फील्ड पोल शूज, ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, फील्ड पोल शू और फेस, फील्ड पोल फेस भी बोलते हैं उसे, पोल शू बोलते हैं। और उसके बाद अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, फील्ड सिस्टम। फील्ड सिस्टम में क्या आएगा, फील्ड पोल कोर, ये कोर हो गई, ये फील्ड पोल शू हो गया या फील्ड पोल फेस हो गया। और ये योक जो है, ये योक भी किस में आती है, फील्ड सिस्टम में आती है, फील्ड सिस्टम में आती है दोस्तों। इनका क्या क्या फंक्शन है ये देखने वाले हैं हम आगे, कि ये पर्टिकुलर हर एक का फंक्शन क्या है वो देखेंगे। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, आर्मेचर सिस्टम। आर्मेचर सिस्टम यानी ये जो पोर्शन दिख रहा है राउंडेड वाला, जिसमें टीथ्स है, वो क्या है दोस्तों, टीथ्स और ये स्लॉट बोलते हैं उसे, टीथ्स और स्लॉट है उसे बोलते हैं आर्मेचर सिस्टम। उसमें क्या आता है, आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर एंड आर्मेचर वाइंडिंग, उसमें आर्मेचर वाइंडिंग आएगी। और फील्ड सिस्टम में भी उसकी एक वाइंडिंग आएगी, फील्ड की, फील्ड वाइंडिंग। ये इधर हो गया, ये कम्यूटेटर इधर डायग्राम का पार्ट है। तो फील्ड वाइंडिंग आ गई, और इधर कौन सी वाइंडिंग आ गई, आर्मेचर वाइंडिंग। उसके बाद कम्यूटेटर में देखो, कम्यूटेटर में क्या रहता है, कम्यूटेटर में सेगमेंट रहते हैं, और बीच में कम्यूटेटर में इंसुलेशन रहता है। और दोस्तों क्या हो गया, ब्रशेस और बेरिंग। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ब्रशेस और बेरिंग के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो क्वेश्चन किस पार्ट पे आते हैं, फील्ड सिस्टम, आर्मेचर सिस्टम और कम्यूटेटर। इसमें कम्यूटेटर थोड़ा सा ध्यान देके करना चाहिए, और फील्ड और आर्मेचर। तो इसमें डायग्राम जो दिखाया है दोस्तों, इसमें पहले देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो फील्ड सिस्टम अगर अपन देखेंगे, फील्ड सिस्टम का फंक्शन क्या रहता है दोस्तों, कि ये जो डीसी मशीन है इसमें क्या है, फील्ड और आर्मेचर, मोटे मोटे पार्ट देखो तो फील्ड का काम ये है कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए उसमें
पोल्स प्रोड्यूस करने पड़ते। और पोल प्रोड्यूस कौन करता है? ये वाइंडिंग जो है, ये वाइंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट करके एक्ट होती है। ये वाइंडिंग क्या करके एक्ट होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपने पढ़ाई होगा कि अगर इधर पोल जनरेट करना है, इधर परमानेंट मैग्नेट नहीं है, तो अगर इधर एन पोल जनरेट करना है और इधर एस पोल, इधर एस पोल ऐसा जनरेट करना है, तो क्या देना पड़ेगा इसको? एमएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए करंट और नंबर ऑफ टर्न्स देने चाहिए। नंबर ऑफ टर्न्स और आई अगर दे देंगे तो उसमें एमएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। एमएमएफ क्या प्रोड्यूस करता है? फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, फाई। तो दोस्तों यहां से आपको पता चलेगा कि फील्ड का फंक्शन क्या है। जो फील्ड सिस्टम है उसका फंक्शन है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। तो इधर लिख देता हूं दोस्तों, जो फील्ड है उसका फंक्शन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होगी दोस्तों? तो इसमें ये वाइंडिंग की अरेंजमेंट ऐसी की जाती है, ये जो पोल कोर है उस पर वाइंडिंग दिखाई गई है। हर एक पोल पे ये 4 पोल वाली मशीन है। इसमें ये पोल कोर है, ये पोल शू है, ये पोल अपनी फील्ड की वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग है। तो वाइंडिंग की कनेक्शन कैसा किया है देखो। इसके लिए सप्लाई कौन सा यूज किया जाता है? डीसी। डीसी क्यों यूज किया गया है दोस्तों? अपने को अपन को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, रोटेटिंग नहीं चाहिए। डीसी हमको क्या देता है? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देता है। और इधर एन पोल रहेगा तो इधर एस पोल रहेगा, इधर एन पोल एस पोल। ये जो स्ट्रक्चर है एन पोल एस पोल का, इधर एन इधर एस नहीं है, इधर एन और इधर एस नहीं है, इधर एन और इधर एस ऐसा नहीं है। क्या है? क्लॉकवाइज अगर देखोगे तो एन एस। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर। इधर ऊपर लिख देता हूं, हेट्रोपोलर फील्ड स्ट्रक्चर। ये तो दोस्तों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा सप्लाई रहता है? डीसी सप्लाई यूज होता है। क्योंकि आपने को कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करनी है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये वेरी नहीं होती, स्टेडी फील्ड रहती। तो फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी? एन से ये बाहर आएगी एन पोल से, और इधर एस पोल से जाके योग से ये रिटर्न आएगी, फिर से इधर एक क्लोज लूप रहती है। पूरा फील्ड जो रहती है वो ऐसी जाएगी। और इधर से दूसरी फील्ड कैसे, हाफ जो फील्ड है वो कैसे जाएगी? इधर से ऐसे योग से फिर रिटर्न। हम लोगों को क्या देखना है कि फील्ड अगर है तो कैसी होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन उसका करना है अपने को, तो वो कैसी होनी चाहिए। अगर ये इसका काम ही यही है कि फील्ड प्रोड्यूस करना, तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस करनी है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज स्ट्रांग होनी चाहिए। उसमें हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है, हिस्टेरेसिस लॉस कम होना चाहिए, और जो एडी करंट लॉस होता है वो कम होना चाहिए, उसका रिलक्टेंस कम होना चाहिए। ये मैंने पढ़ाया है कि बेसिक जो होता है कि जो प्रॉपर्टी लगती है अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, उसमें कम से कम जितना लॉसेस हो सके वो होना चाहिए। वो 2 लॉसेस कौन कौन से है दोस्तों? एक हो गया अपना हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा हो गया एडी करंट लॉस। तो अगर हिस्टेरेसिस लॉस कम करना है तो दोस्तों जो मटेरियल है, अभी ये फील्ड सिस्टम में कौन कौन सा मटेरियल है, कौन कौन सा पार्ट है? फील्ड, पोल कोर, पोल शू, सॉरी ये डबल हो गया, पोल शू को ही फेस बोलते हैं। और ये फील्ड वाइंडिंग 1 2 3 और एक हो गया, चौथा हो गया योग भी आता है इसमें। दोस्तों ये समझ लो, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फील्ड सिस्टम का नीचे दिए गए ऑप्शंस में से फील्ड सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स है, तो वो 4 ऑप्शन दे सकते हैं। उसमें से 3 पार्ट्स तो फील्ड सिस्टम के रहेंगे। एक कौन सा? फील्ड कोर, जो पोल कोर है, पोल कोर फील्ड सिस्टम का पार्ट है। ये पोल शू जो है, पोल शू और पोल फेसेस, तो वो भी फील्ड सिस्टम का पार्ट है। और तीसरा कौन सा है? योग फील्ड सिस्टम का क्यों पार्ट है दोस्तों? क्योंकि अगर ये एन पोल जो है वो अगर उधर से फील्ड जो अगर बाहर निकलती है तो वो उधर वापस तो जानी चाहिए ना, वो क्योंकि क्लोज सर्कल रहता है, कौन सी भी फील्ड रहे तो वो वापस जाने के लिए कौन सा रास्ता यूज करती है? ये योग का। तो योग का भी फंक्शन इंपॉर्टेंट है। योग भी मैग्नेटिकली अच्छा मटेरियल होना चाहिए। ये जो पोल का कोर जो है वो कोर भी अच्छा होना चाहिए, और सबसे अच्छा ये पोल का शू है वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब भी आर्मेचर घूमता है तो उसका कंडक्टर भी घूमते हैं, और कंडक्टर के साथ उसकी जो फील्ड प्रोड्यूस होती है वो भी घूमती है। और वो क्या करती है कि इधर जो फील्ड है, ये वाइंडिंग ने जो फील्ड प्रोड्यूस की है उसको डिस्टॉर्ट करती है दोस्तों।
क्या करती है, डिस्टॉर्शन होता है, ये ध्यान में रखो, डिस्टॉर्ट करती है। इसलिए क्या होता है कि अगर डायरेक्ट ऐसे ये रेक्टेंगुलर या ऐसा सिलिंड्रिकल शेप, ये जो पोल है वो कैसे रह सकते हैं, ये ऐसे रह सकते हैं वो, या फिर स्क्वायर टाइप रह सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों में से कौन से भी शेप में रह सकते हैं। तो ध्यान में रखिए कि ये जो पोल कोर है उसका शेप ऐसा होता है, और उसके नीचे फिर क्या रहता है, पोल शू रहता है दोस्तों। ये अभी पोल शू ऐसा रहेगा, और ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है, ये एक साथ नहीं बनता दोस्तों, ये अलग पार्ट बनता है, उसमें ये फिट किया जाता है नीचे पोल शू। तो पोल जो कोर है दोस्तों, पहले देखते हैं कि पोल कोर और पोल योक और ये तीनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो अच्छी होनी चाहिए, डिस्कस किया। अभी पोल कोर के लिए क्या होना चाहिए, अभी ये जो छोटे मशीन होते हैं, स्मॉल मशीन्स, अभी अपन पोल कोर देखते हैं। पोल कोर जो होते वो स्मॉल मशीन्स के लिए कैसे रहते, कास्ट आयरन के रहते, और ये इंटीग्रेटेड विथ योक। इसका कहना क्या है कि स्मॉल डीसी मशीन जो रहते हैं उसमें जो पोल कोर यूज होती है वो कौन सी रहती है, कास्ट आयरन की रहती है, और ये जो योक है, ये जो योक है उसके साथ ही ये पोल कोर तैयार की जाती है, एक साथ ही। ये जो पोल कोर, चारों पोल कोर और ये योक, ये एक साथ ही तैयार किया जाता है, कास्ट आयरन का बना होता है। ये ऐसा क्यों, कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज, कास्ट जो स्टील रहता है या फिर हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील जो बोलते हैं, कास्ट आयरन के आगे कौन सा आता है मेरे दोस्तों, कास्ट स्टील आता है, उसके आगे क्या आता है, हाई ग्रेड, उसको ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल ग्रेड सिलिकॉन स्टील। ये अपन ट्रांसफार्मर में देखा है, ये जो है ये ट्रांसफार्मर में अपन ने देखा है। तो सभी जगह ये यूज करना चाहिए दोस्तों, कौन सा, हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील है या इलेक्ट्रिकल ग्रेड सिलिकॉन स्टील है, ये यूज करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ये यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर स्मॉल मशीन है दोस्तों तो उसकी कॉस्ट बढ़ती है, अगर ये यूज किया तो उसकी कॉस्ट बढ़ती है, और वो छोटा मशीन है वो ज़्यादा लॉसेस नहीं करेगा, अपन उतना कॉस्ट उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो अपन क्या करते हैं, कास्ट स्टील पे शिफ्ट हो सकते हैं या कास्ट आयरन पे। अगर छोटा मशीन है तो अपन कास्ट आयरन यूज करते हैं, और बड़ा अगर अच्छा मशीन है, बड़ा मशीन है, उसमें लॉसेस अगर कम करने हैं तो हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं। इससे क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है, और एडी करंट लॉस भी कम कैसा कर सकते हैं, हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील को स्टैंपिंग करके उसका एडी करंट लॉस कम कर सकते हैं। तो अच्छा मटेरियल अगर यूज किया तो क्या कम होता है, हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है। और वो मटेरियल का अगर स्टैंपिंग कर लिया या फिर उसे लैमिनेशन बोलते हैं, लैमिनेशन कर लिया तो उसमें एडी करंट लॉस कम होता है। ये ध्यान में रखो दोस्तों, ये बेसिक कंसेप्ट बहुत लोगों को पता नहीं रहती। तो ये हो गया, कास्ट आयरन का बना होता है स्मॉल मशीन के लिए। और दोस्तों अगर लार्ज मशीन है, पोल कोर की बात कर रहे हैं अपन, लार्ज मशीन है, लार्ज मशीन के लिए क्या यूज होगा, हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील, हाई ग्रेड और इलेक्ट्रिकल ग्रेड सिलिकॉन स्टील, ये उसके स्टैंपिंग यूज होगी, सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग। इधर कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन में स्टैंपिंग नहीं यूज करते, कास्ट वो डायरेक्टली कास्टिंग किया जाता है, वो डायरेक्ट रेडी रहता है। लेकिन इधर क्या, लार्ज मशीन जो होते हैं, डीसी मशीन किलोवाट में रहते हैं रेटिंग, जिसके बड़े बड़े साइज के वो जो डीसी मशीन रहते हैं उसमें क्या यूज होता है, जैसे ट्रांसफार्मर में हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील मैंने बताया कि वो यूज होता है, वैसे ही इधर भी लार्ज मशीन में हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील यूज होता है, उसके स्टैंपिंग्स यूज होते हैं। अभी स्टैंपिंग्स कैसे यूज करने का, अगर ये ऐसे शेप का है या फिर ऐसे शेप का है तो इसमें क्या रहेगा दोस्तों, ये ऐसे राउंड वाले स्टैंपिंग एक साथ स्ट्रैगरिंग किया जाता है उनका, यानी प्रेस करके एक साथ फिटिंग किया जाता है, उसे स्ट्रैगरिंग बोलते हैं। इसमें ये ऐसे स्ट्रिप्स रहेंगे, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंपिंग और लेमिनेशन। ये दोस्तों ध्यान में रखिए कि फील्ड कोर जो है उसके स्टैंपिंग्स रहते हैं। वो स्टैंपिंग क्यों करते हैं, स्टैंपिंग करने से क्या होता है दोस्तों, स्टैंपिंग करने से एडी करंट लॉस कम होता है, इससे एडी करंट कम होता है।
और इससे क्या होता है, हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील से क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है। ये दोनों का यूज मैंने बताया कैसा है, इससे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है इससे। और देखो दोस्तों, इसमें क्या हो गया, अभी पोल कोर का कंस्ट्रक्शन हो गया, पोल कोर कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें स्टैगरिंग भी बताया, जो लैमिनेशंस होते हैं उसे स्टैगरिंग करते। उसके बाद देखते हैं अभी पोल शू, पोल कोर हो गया, अभी पोल शू देखते। अभी ये पोल शू क्यों यूज किया दोस्तों, अगर सिर्फ पोल कोर यूज करते तो कैसी होती डायग्राम, ये अगर नहीं होता तो इतना ही दिखता आपने को, ये इतना ही दिखता, ऐसे जो है वो इतना ही दिखता। और इधर का जो, इधर से इधर जो कंडक्टर है उसका जो कांटेक्ट है वो उसमें गैप ज़्यादा रहता, यानी जो एयर गैप है वो ज़्यादा रहता। उसके कारण क्या होता दोस्तों, और ये जो टिप है, वो जो टिप है वो उसका टिप की लेंथ कितनी है, इतनी है। तो उससे क्या होता है, यूनिफॉर्म फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ओवर दी आर्मेचर, अपना जो आर्मेचर है ओवर दी आर्मेचर कोर या आर्मेचर कंडक्टर वो नहीं होता। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने कि एक ऐसा फेस बनाया, पोल फेस और पोल शू। तो इसका ये पोल कोर से ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का ये होना चाहिए। अगर इधर आपने कास्ट आयरन का यूज़ किया तो चलेगा, लेकिन इधर कास्ट आयरन कभी नहीं यूज़ करते। अगर मशीन छोटा भी होगा तो इसमें इधर कास्ट आयरन नहीं यूज़ करते, इसमें हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील ही यूज़ करते। ये पोल कोर हो गया। अब देखते हैं पोल शू। पोल शू में ध्यान में रखिए कि स्टैंपिंग यूज होते, स्टैंपिंग्स हाई ग्रेड और हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील। दोस्तों ध्यान में रखिए, ये अच्छे क्वालिटी का ही बनाना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होता है कि अगर ये नहीं यूज किया तो फिर अपना एमएमएफ ज़्यादा लगेगा, इधर करंट भी ज़्यादा देना पड़ेगा, लॉसेस ज़्यादा होंगे, और वो सिस्टम में अच्छा नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं, पोल शू हमेशा कास्ट आयरन में कभी नहीं बनाते, हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील में बनाते। अभी देखते जाओ आगे कि क्या क्या कहाँ पे चेंजेस क्या क्या होते हैं हर एक पार्ट्स में, उस पर क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया पोल कोर हो गया, पोल शू हो गया। अभी देखते हैं योक। दोस्तों अभी देखिए अपना जो पोल कोर और ये जो पोल शू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे कम इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पोल योक है। पोल योक जो है वो रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। पहले तो बताया मैंने कि पोल कोर जो पोल योक अगर स्मॉल मशीन है तो स्मॉल मशीन में पहले ही देखा है हमने, स्मॉल मशीन जो होता है उसके लिए कास्ट आयरन का यूज करते, उससे भी थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का करना है तो कौन सा करते, कास्ट स्टील का। देखिए अगर लार्ज मशीन है तो सिलिकॉन स्टील, हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील। देखिए दोस्तों, सॉरी सिलिकॉन स्टील का यूज नहीं करते, कास्ट स्टील का यूज करते। ये कास्ट आयरन का हो गया। और अगर लार्ज मशीन है, मैं बताता हूं सिलिकॉन स्टील क्यों नहीं करते। देखिए दोस्तों, फैब्रिकेटेड स्टील यानी कास्ट स्टील यूज करते। इधर योक जो रहता है दोस्तों, इधर जो फील्ड है इधर डिस्टॉर्शन होता है। इधर आपको बताया मैंने, इधर क्या होता है, ये कंडक्टर जो है वो इधर कांटेक्ट में आते हैं और इनकी फील्ड और ये अपनी फील्ड जो फील्ड है अपनी फील्ड वाइंडिंग ने बनाई फील्ड, और आर्मेचर कंडक्टर के उधर घूमने से जो फील्ड बनती है, अगर जनरेटर होगा तो मोटर इसमें से करंट जाएगा तो फील्ड बनेगी। तो इसमें डिस्टॉर्शन होता है, तो उसके वजह से इधर मटेरियल अच्छा होना चाहिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन योक जो है, योक में अपन को स्टैंपिंग यूज नहीं करते। इधर एडी करंट लॉस होता है, इधर हीटिंग हो सकता है। ये जो पोल शू है इधर एडी करंट प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये जो योक है उसमें एडी करंट प्रोड्यूस होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम एडी करंट प्रोड्यूस होता है। यही जो योक है, इसलिए क्या करते हैं, उसे स्टैंपिंग यूज नहीं करते। और ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड बाहर निकल रही है ये स्टेडी है, इधर डिस्टॉर्ट होगी, लेकिन इधर से जब रिटर्न आएगी तो इधर कोई डिस्टॉर्शन वाला कोई एजेंट नहीं है, तो इधर डिस्टॉर्शन उतना नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें स्टैंपिंग यूज नहीं करते। ये जो योक का पार्ट है उसमें स्टैंपिंग नहीं रहती, नो स्टैंपिंग।
तो ध्यान में रखिए। और ये स्मॉल मशीन होता है उसमें कास्ट आयरन, और जो लार्ज मशीन है कास्ट स्टील। नो स्टैंपिंग उसमें यूज नहीं करते, तो हाई सिलिकॉन स्टील का कोई रोल नहीं आता। हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील नहीं यूज करते, स्टैंपिंग नहीं यूज करते, यानी लेमिनेशन यूज नहीं करते। जो स्मॉल मशीन है उसके लिए कास्ट आयरन यूज करते, और लार्ज मशीन होगा तो कास्ट स्टील यूज करते। ये हो गया फील्ड सिस्टम का। अभी आगे जाते और एक रह गया फील्ड वाइंडिंग। अभी फील्ड वाइंडिंग कैसे, उसका काम यही है कि एमएमएफ प्रोड्यूस करना, उसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस करना। तो उसके लिए कॉपर वाइंडिंग की रहती है। और ये वाइंडिंग का कनेक्शन कैसा रहता है, ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ। अभी देखेंगे कि ये जो नॉर्मल वाइंडिंग रहती है और ये प्रोजेक्टेड पोल रहते हैं, एक्चुअल पोल ऐसे बाहर आए रहते, इधर ऐसा नहीं रहता, इधर नॉन सेलिएंट पोल है। इधर भी पोल प्रोड्यूस होंगे, इधर भी यस एन ऐसे पोल प्रोड्यूस होंगे, लेकिन ये नॉन सेलिएंट है। नॉन सेलिएंट यानी इधर प्रोजेक्टेड नहीं है। तो ये कैसा है कि जो फील्ड वाइंडिंग है इसका कनेक्शन कैसा रहेगा कि इधर से अगर ये नॉर्मली जैसी वाइंडिंग दिखाई है वैसी ही रहेंगी, उधर इधर से जाएगा वाइंडिंग के स्टार्ट में। ये पहले जो कॉइल है उसका एंड से दूसरे कॉइल के स्टार्ट में जाएगा, दूसरे के एंड से तीसरे के स्टार्ट में जाएगा, तीसरे के एंड से चौथे के स्टार्ट में जाएगा। तो ऐसी ये सीरीज में रहेगी। अगर ये एक के साथ ये सीरीज में रहेगी, पहली खत्म हो गई कि दूसरी सीरीज में आएगी, तीसरी सीरीज, चौथी सीरीज। अभी क्या है कि ये जो डायग्राम दिखाई है वो डीसी शंट मोटर की है, यानी डीसी शंट मशीन की है। कौन कौन से टाइप रहते हैं, डीसी सीरीज मशीन, डीसी शंट मशीन और डीसी कंपाउंड मशीन। तो ये तीनों के हिसाब से क्या डिसाइड होता है, फील्ड वाइंडिंग डिसाइड होता है कि फील्ड वाइंडिंग कैसी रहेगी। कौन डिसाइड करता है, वो मोटर कौन सी है। अगर सीरीज है तो क्या रहेगा कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में रहेंगी, यानी फील्ड वाइंडिंग होगी ऐसी और ये आर्मेचर रहेगा, ये ऐसा सीरीज में रहेगा। और शंट ये अभी जो दिखाई है उसमें देखो ये पैरेलल है, ये सप्लाई अंदर गया इसको आर्मेचर को, और ये पैरेलल है। और कंपाउंड में कॉम्बिनेशन रहेगा, ऐसा सीरीज भी रहेगा और पैरेलल भी रहेगा। कंपाउंड अगर सीरीज रहेगी तो फील्ड वाइंडिंग में क्या चेंजेस आएंगे, अगर सीरीज रहेगी तो उसको करंट ज़्यादा कैरी करना है आर्मेचर के साथ, उसमें भी जो करंट है आर्मेचर में जाने वाला है वो उसमें भी जाएगा। तो ये इसमें थोड़े जाड़े वाले कंडक्टर्स रहेंगे। इसमें सीरीज में जो उसकी डायमीटर थिकनेस होगी वो ज़्यादा रहेगी कंडक्टर की। और जो शंट है, शंट में क्या रहेगी, थिकनेस कम रहेगी, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेंगे। सीरीज में क्या है कि थिकनेस ज़्यादा रहेगी, नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे। और शंट में क्या रहेंगी, थिकनेस कम रहेगी और नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेंगे। ये एक दूसरे के अपोजिट है। और कंपाउंड में दोनों रहेंगे, सीरीज भी वाइंडिंग रहेगी, शंट भी वाइंडिंग रहेगी। तो ये हो गया वाइंडिंग के बारे में। अभी आगे देखेंगे आर्मेचर सिस्टम, आर्मेचर कोर। अभी आर्मेचर कोर का भी इसी तरह सेम है। जो फील्ड कोर के लिए जो मटेरियल बताया मैंने, ये जो फील्ड कोर है, फील्ड पोल कोर, उसके लिए जो मटेरियल कौन सा बताया, हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील, वही मटेरियल इधर आर्मेचर कोर बनाने में यूज होता है। उसके स्टैंपिंग्स बनाते हैं, इसके जैसे स्टैंपिंग्स बनाते हैं वैसे ही उसके स्टैंपिंग्स बनाते हैं। और इधर होल्स भी रहते हैं, अगर वो लार्ज मशीन है तो इधर होल्स भी रहते हैं। इसमें हर एक स्टैंपिंग में होल रहते हैं और ये बाद में स्टैगरिंग किया जाता है। ये फील्ड में जैसे होल होते हैं वैसे आर्मेचर भी होल दिखेंगे आपको। ये देखो वो शाफ्ट के थोड़े, ये शाफ्ट है, ये कम्यूटेटर है, ब्रशेस है, और ये इधर जो अपना ये है आर्मेचर का कोर है उसमें होल किए गए हैं, होल किए गए। और वो बाद में वो एक एक स्टैंपिंग जो रहती है, एक एक लैमिनेशन जो रहता है उसको स्टैगरिंग किया जाता है, एक साथ कंपाइल करके प्रेस करके वो अपना कोर आर्मेचर का कोर बनाया जाता है। तो उसमें मटेरियल सेम रहेगा, हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील, और उसके बाद उसमें स्टैंपिंग्स किए जाते हैं। तो ये हो गया आर्मेचर का कोर। और उसमें क्या होता है, स्लॉट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये इधर जो मैंने टीथ लिखा है और ये स्लॉट रहेगा, ये टीथ है, ये स्लॉट है, और ये कंडक्टर उसमें रखा है। तो ये कंडक्टर जो है, आर्मेचर का कंडक्टर जो है वो उसको वाइंडिंग भी बोलते हैं अपन, आर्मेचर वाइंडिंग। तो दोस्तों देखिए कि अगर एकाद आप देखते हैं कि दोस्तों अगर आर्मेचर के स्लॉट में अगर ऐसे रिजिड कंडक्टर होते हैं तो अपन कि बहुत बार उसे रोटर बोलते हैं, लेकिन इधर क्या है कि अपना जो है वाइंडिंग है तो इसलिए उसे आर्मेचर बोलते हैं।
जिसमें जिस भी रोटर में वाइंडिंग रहेगी उसे आर्मेचर बोलते हैं। डीसी में क्या होता है, वाइंडिंग रहती है। जैसे कि इंडक्शन मोटर जो रहती है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में बार रहते, तो उधर आर्मेचर नहीं बोलते, अपन रोटर बोलते। लेकिन इधर बार नहीं है, वाइंडिंग है, इसलिए उसे आर्मेचर बोलते। तो दोस्तों आर्मेचर में देखिए कि वाइंडिंग जो है वो दो कनेक्शन रहते। अभी क्या है, अभी अपन देखने वाले हैं आर्मेचर। इधर देखता हूँ, इधर लिखता हूं मैं आर्मेचर। तो आर्मेचर में क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आर्मेचर सिस्टम। आर्मेचर सिस्टम में कोर देख लिया अपन ने, अब देखेंगे वाइंडिंग। वाइंडिंग में कौन कौन से दोनों टाइप है, लैप और वेव वाइंडिंग। दोस्तों देखिए आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है उसके दो टाइप्स है, एक लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग बताई मैंने, फील्ड वाइंडिंग अपनी सिंपल रहती है, पोल रहता है उसके ऊपर ऐसे गोल गोल उसके टर्न्स लगाए रहते हैं, ये हो गई फील्ड वाइंडिंग, उसमें कोई समझने के लिए दिक्कत नहीं। अभी आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है वो अलग है। आर्मेचर वाइंडिंग में क्या करते हैं कि ये जो आर्मेचर का जो कोर है, वो आर्मेचर का कोर कैसा रहता है, सिलिंड्रिकल रहता है, और उसमें क्या रहते हैं दोस्तों, स्लॉट रहते हैं पूरे पेरीफेरी पे, अराउंड दी पेरीफेरी स्लॉट रहेंगे। उस स्लॉट में क्या रहता है कि अपनी जो आर्मेचर, अपना जो साइज है, जो मशीन का साइज बनाना है उसके अकॉर्डिंग उसका जो थिकनेस वाला कंडक्टर यानी क्रॉस सेक्शनल वो कैसे डिसाइड होता है, जो मशीन का अपना रेटिंग है उसके हिसाब से वो जो स्लॉट रहते हैं पूरे पेरीफेरी पे, उसमें अपन क्या करते हैं, उस क्रॉस सेक्शनल का कॉपर का कंडक्टर के वाइंडिंग डालने के लिए अपन कॉपर का कंडक्टर यूज करते हैं उस पर्टिकुलर साइज का, मशीन की साइज के हिसाब से। तो वो जो वाइंडिंग रहती है उसका जो कंडक्टर रहता है वो अपन एक स्लॉट में लपेट के दूसरे स्लॉट से ऐसे निकाल के ऐसे लपेटते। अपने पास देखो कॉपर की अगर तार है तो तार जो है उसे बोलते हैं दोस्तों कंडक्टर। देखिए तार जो है उसे बोलते हैं कंडक्टर। तो देखिए कि अगर वो लपेट लिया एक कंडक्टर, पहले स्लॉट में, स्लॉट के नंबर रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, तो पहले स्लॉट से अगर 7वें स्लॉट में ऐसा पहली बार लपेट लिया, फिर बाद में गए दूसरे स्लॉट से 8वें स्लॉट में, फिर गए तीसरे से 9वें स्लॉट में, ऐसे क्या करते हैं वो वाइंडिंग जो है वो ऐसे लपेटी रहती है, जो अपना कॉपर का तार है वो ऐसा लपेटा रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। और वो कनेक्ट करने के जो मैं अभी प्रोसेस बताया कि जो वाइंडिंग फॉर्म होती है, इधर जो वाइंडिंग फॉर्म होती है वो कैसे बनती है, उसके दो टाइप है, एक लैप वाइंडिंग और एक वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग जो रहती है वो कैसे रहती है, देखो अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे बनती जाती है। ये ऐसे बनती जाती है, यानी थोड़ा सा ये मेरा दिखाने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लेकिन आप समझ में आएगा आपको कि जो पहला कंडक्टर है, जो पहला ये कॉइल साइड है वो बाद में इधर से कनेक्ट होके दूसरे कॉइल साइड, ये कि तो अगर समझिए कि ये स्लॉट नंबर 1 है और ये स्लॉट नंबर 7 है, ये अगर ये 1 में से स्लॉट 7 में क्यों गई, कैसी गई, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो ये अगर आपको चाहिए कि वाइंडिंग का जो डेवलपमेंट डायग्राम कैसा होता है और वो वाइंडिंग कैसे फॉर्म होती है, वो अलग से एक अपन वीडियो में देख लेंगे, वो बेसिक कंसेप्ट जो है। लेकिन आज के लिए अपने को इतना ही समझना है कि वो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ कितने रहते हैं। तो ये कैसा है कि ऐसा लैप वाइंडिंग रहता है और वेव कैसा रहता है, तो ये आगे आगे जाता है। अगर ये नंबर स्लॉट नंबर 1 है, ये स्लॉट नंबर 7 है, फिर ये 1 और 6 7 और 6 13 है, ये स्लॉट नंबर 19 है, ये स्लॉट नंबर 25 है, तो ये ऐसे आगे आगे जाएगी। अगर उसमें समझो 30 स्लॉट्स है तो 19 और 6 25, 25 और 6 31, 31 नंबर का स्लॉट नहीं है, उधर 30 स्लॉट है, तो ये इधर आएगा। फिर समझो इधर स्लॉट है, ये समझो 32 में जाना चाहिए, तो 32 में ना जाके वो 2 में आएगी।
तो समझिए कैसा, ये ऐसी वेव वाइंडिंग रहती है, वो आगे ही फॉरवर्ड रहती है, उसे बोलते वो आगे प्रोग्रेसिव रहती है। और ये पीछे अगर आ रही है ऐसी रिवर्स आ रही है तो रेट्रोगेटिव बोलते हैं। तो दोस्तों ये ऐसा हो गया लैप और वेव। लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ कितने रहते हैं, पैरेलल पाथ जो रहते हैं उसे ए बोलते हैं, ए रहती है लैप वाइंडिंग में, पी रहते हैं, नंबर ऑफ पोल्स जितने रहते हैं उतने रहते हैं। और वेव वाइंडिंग में कितने रहते हैं, 2 पैरेलल पाथ। अब ये कैसा है कि 2 पैरेलल पाथ और ये पी पैरेलल पाथ। पैरेलल पाथ यानी क्या रहता है, देखो दोस्तों, जो पैरेलल पाथ है यानी क्या है कि जो मैंने वाइंडिंग दिखाई, यानी पहला कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर, तीसरा कंडक्टर, चौथा, ऐसे वो हर एक स्लॉट में कंडक्टर डिवाइड होते। तो पैरेलल पाथ यानी क्या कि लैप वाइंडिंग में ये पहली कॉइल, दूसरी कॉइल, तीसरी कॉइल, ऐसे समझो 5 कॉइल है और ये 4 पोल की मशीन होगी। तो देखिए एक लैप वाइंडिंग का दिखाया है। तो लैप वाइंडिंग में क्या होगा, इधर से आर्मेचर करंट आएगा। लैप वाइंडिंग अगर होगी तो इधर से आर्मेचर करंट आएगा, उसे अगर हम बोलते हैं IA, तो क्या होगा, ये IA/4, इधर भी IA/4, IA/4, IA/4। ये कौन सी 4 पोल मशीन है समझो। तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है, जो भी वाइंडिंग बनाई, अभी जो डायग्राम मैंने बनाई थी लैप वाइंडिंग की, वो क्या होती है, 4 हिस्सों में डिवाइड होती है। यानी वाइंडिंग में अगर करंट देते हैं अपन, तो वाइंडिंग में करंट अगर दिया तो इधर अंदर जाने के लिए कम्यूटेटर है, तो कम्यूटेटर से अंदर जाएगा, तो वो देखेंगे बाद में। लेकिन वो क्या है कि अगर वो करंट इधर से अंदर आती है तो 4 हिस्सों में डिवाइड होती है। कौन से, इसमें लैप वाइंडिंग में। ये उसमें सारी जो कंडक्टर है, जितने भी स्लॉट्स है, जितने भी कंडक्टर है, वो पूरे कवर हो जाती है लैप में। और वेव में भी, लैप में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ पोल्स है उतने पैरेलल पाथ तैयार हो गए। तो इसका फायदा क्या हुआ दोस्तों, अगर अपने को लार्ज करंट की मशीन बनानी है, हेवी करंट लेने वाली, तो इसके लिए ये वाइंडिंग सफिशिएंट है। यानी लैप वाइंडिंग कहाँ पे यूज होती है, इससे क्या पता चलता है अपने को, लैप वाइंडिंग हाई करंट क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज़्यादा है, तो अपन करंट इधर ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं। डिवाइड 4, अगर 4 पोल की है तो 4 हिस्सों में डिवाइड होगी, 8 पोल की है तो 8 हिस्सों में। हाई करंट और लो वोल्टेज क्यों, क्योंकि इधर सीरीज में कम कॉइल रहती है वेव वाइंडिंग के हिसाब से। वो वेव वाइंडिंग में क्या रहता है, अभी देखते हैं। वेव वाइंडिंग में क्या रहेगा कि ऐसे पैरेलल में अगर लैप वाइंडिंग के 5 आते हैं तो इधर कम आएंगे, सॉरी ज़्यादा आएंगे उसमें। तो इसमें 2 ही पैरेलल पाथ आएंगे, तो इसमें 2 ही पैरेलल पाथ आएंगे। इस इधर अगर IA आ रहा है आर्मेचर करंट तो IA/2 और इधर से ये बाहर जाएगा IA/2 यानी पैरेलल पाथ 2 है। और इधर वोल्टेज क्या रहेगा, V जो है, इधर का V कितना था, कम था, अभी इधर ज़्यादा रहेगा, V ज़्यादा रहेगा। करंट 2 ही पैरेलल पाथ है तो करंट कम रहेगा। तो ये क्या कहाँ पे यूज होती है, हाई वोल्टेज लो करंट DC मशीन। ये कहाँ पे यूज होती थी, हाई करंट लो वोल्टेज DC मशीन में, ये हाई वोल्टेज लो करंट DC मशीन में। ये हो गया उसका डिफरेंस, जो वाइंडिंग है, जो वाइंडिंग बोली मैंने, उसका डिफरेंस। तो अभी इसके रिलेटेड अपन क्या देखते हैं कि अभी वाइंडिंग का हो गया, अभी देखते हैं उसके बाद क्या आता है। देखो दोस्तों, अपन डिस्कस किया था फील्ड सिस्टम, आर्मेचर सिस्टम हो गया इधर। अभी उसके बाद आता है कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर का काम क्या है दोस्तों, कम्यूटेटर का काम ये है कि बाहर से जो DC सप्लाई, अगर मोटर है तो बाहर से DC सप्लाई जो अंदर आता है उसे AC करके अंदर भेजता है। DC जो आता है वो अंदर जाते वक्त उसका AC होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर या मैकेनिकल इन्वर्टर भी बोलते हैं। अगर बाहर से DC आ रहा है, अंदर AC भेज रहा है, तो क्या हो गया, वो इन्वर्टर हो गया, मैकेनिकल इन्वर्टर। अगर ये जनरेटर है,
अगर समझो ये डीसी जनरेटर है तो अंदर एसी प्रोड्यूस होगा, वो बाहर आते वक्त क्या होगा, कम्यूटेटर से डीसी हो जाएगा। अंदर कंडक्टर में क्या होता है, एसी प्रोड्यूस होता है, वो बाहर आते वक्त कम्यूटेटर क्या करता है, एसी का डीसी करता है, यानी वो रेक्टिफायर का काम करता है। उसे मैकेनिकल रेक्टिफायर भी बोलते हैं, मैकेनिकल इन्वर्टर भी बोलते हैं। तो दोस्तों इधर हो गया कम्यूटेटर। और ये ब्रश का काम क्या है, उसमें से जो करंट अंदर जो है करंट है वो कलेक्ट करना, वो ब्रशेस टेढ़ी रहती है, उसका काम ही है कलेक्ट करना। कम्यूटेटर का काम नहीं है करंट कलेक्ट करना, कम्यूटेटर का काम है रेक्टिफाई करना या इन्वर्जन करना। इन्वर्टर का फंक्शन करता है और रेक्टिफायर का काम ये कम्यूटेटर करता है। और ये जो करंट कलेक्ट होता है वो कौन करता है, ब्रशेस करते हैं, उसे हम ब्रशेस बोलते हैं। तो नंबर ऑफ ब्रशेस जो लैप वाइंडिंग होती है उधर पी नंबर ऑफ ब्रशेस रहते हैं, और वेव वाइंडिंग में ज़्यादातर 2 रहता है, कभी कभी पी पोल्स रहते हैं, पी ब्रशेस रहती है, ज़्यादातर 2 ही रहते हैं, ध्यान में रखने के लिए 2 रखिए। और लैप वाइंडिंग में पी रहते हैं। और पैरेलल पाथ तो मैंने बताया, और ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये भी बताया। तो दोस्तों इधर जो है कंस्ट्रक्शन का पार्ट, अपना डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया दोस्तों।